हेलो एवरीवन। इकोनॉमी की पीटी आ गई है। सो ऑलमोस्ट 100 पेज की है और हार्डली 7 मंथ्स की है। बट है वो काफ़ी बल्कि, लेकिन हम इसको प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और जितनी रिक्वायर्ड होगी वही चीज़ें पढ़ेंगे। जो जनरल बातें वो नहीं पढ़ेंगे, वो हम कॉमन सेंस से कर लेंगे, वहाँ पे पेपर में लगा लेंगे, सो दैट हम इसको मल्टीपल बार रिवाइज कर सकें और ईजी हो सके और चीज़ें याद भी रह सके। ठीक है, कैसे पढ़ना वो भी देखते हैं आगे। ठीक है, अप्रैल से अक्टूबर। ये ब्रीफ ग्लांस एट इंडियन इकोनॉमी। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारे देश के इकोनॉमी की 5th लार्जेस्ट है नॉमिनल जीडीपी से, और परचेसिंग पावर पैरिटी से 3rd लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ठीक है, ये आपको स्टैटिक में पता ही होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है। टैक्स कलेक्शन कितना है हमारा? 56.72% है ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू का, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स इतना है। ठीक है, और उसमें पर्सनल इनकम टैक्स हाईएस्ट से, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो पर्सनल इनकम टैक्स, उसके बाद फिर आएगा कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद फिर दूसरे टैक्स। ठीक है, फिर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है एशिया में। ठीक है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो $663 बिलियन है। इसका हमें अंदाजा रहना चाहिए, सो दैट कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हमको अंदाज पता हो, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 541। तो ऑलमोस्ट सर्टेन परसेंटेज, हाई परसेंटेज लॉन्ग टर्म लोन है, इसलिए इतना इंडिया में इशू नहीं है। और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है थोड़ा सा, 19% से 18.7% हुआ है। और यूएस डॉलर जो है ये हमारा लार्जेस्ट कंपोनेंट है, फॉलोड बाय इंडियन रुपी एन एसडीआर। ठीक है, एक्सटर्नल डेट का। ठीक है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? सेट ऑफ एक्शन होते हैं जो कि आरबीआई के पास होते हैं। इससे क्या करता है वो? सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट करते हैं और प्राइस स्टेबिलिटी को टारगेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, कहाँ से इसका आता है? तो आरबीआई एक्ट 1934 अमेंडेड इन 2016 स्टैट्यूटरी बेसिस है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल क्या होते हैं? ये आपने स्टैटिक में पढ़े होंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं उनको जनरल टूल्स बोला जाता है। ये इनडायरेक्ट होते हैं नेचर में, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो एंड रिवर्स रेपो। ये सब स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव टूल्स। इसमें क्या होता है? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होती है, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, मॉरल सुएशन होता है जो कि आरबीआई बैंक्स पे करता है। फिर डायरेक्ट एक्शन होता है कि उसका एक्सपांशन रोक देंगे या उसके लोन्स देना को थोड़ा कम कर देंगे या रोक देंगे। ठीक है, तो बेसिक्स हैं। फिर आरबीआई का जो स्टेरिलाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है। कैसे मैनेज करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इस सब तरीके से आरबीआई स्टेरिलाइजेशन करता है। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कितनी टाइप की हो सकती है? तो एक्सपांशनरी होगी या कॉन्ट्रैक्टरी होगी। एक्सपांशनरी में क्या होगा कि उसे पैसे ज़्यादा देने हैं मार्केट में, इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो पैसे लोग ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे। इससे क्या होगा? वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा। लिक्विडिटी कैसे कैसे बढ़ा सकता है? पैसे कुल मिला के मार्केट में ज़्यादा देने हैं उसको। अब कैसे होंगे? जब वो जी सिक्योरिटीज बाय कर लेगा मार्केट से, तो बाय करेगा जी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, तो पैसा देगा ना। कुल मिला के कोई भी वो एक्शन जिससे पैसा मार्केट में जा रहा है वो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। जैसे सीआरआर कम कर दिया, एसएलआर कम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो मार्केट में पैसे ज्यादा दे रहा है। ठीक है, अब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। ये सेक्शन ZB 45 ZB में आता है। 2016 में अमेंड करके किया था आरबीआई एक्ट 1934 को, और उससे मॉनेटरी पॉलिसी आती है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 से। इसमें 6 मेंबर होते हैं। इसका काम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी का। गवर्नर होते हैं, फिर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं। 5 अलग मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर 2 तो आरबीआई के ही होते हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 3 तो हो गए आरबीआई से और 3 हो गए गवर्नमेंट से। ठीक है, लेकिन अभी 3 3 6 है तो इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली अगर सारे प्रेजेंट होंगे तो एक कास्टिंग वोट चाहिएगा, तो गवर्नर का ही कास्टिंग वोट होता है। मतलब अगर
किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर 3-3 बराबर हो गए तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगा कि क्या उसे हाँ करनी है, ठीक है। ईच मेंबर हैज 1 वोट। इनको एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर मिलना होता है। इनका उस मीटिंग का कोरम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए जब वो मिले, ठीक है। अब एक वेरिएबल रेपो रेट आई है। वेरिएबल रेपो रेट क्या होती है? मार्केट डिटरमाइंड रेट है जो कि जनरली लोअर देन रेपो रेट होती है। रेपो रेट से कम होती है लेकिन रिवर्स रेपो से कम नहीं होगी, ठीक है। और ये केवल अप्लाइज टू लोन्स विद ड्यूरेशंस एक्सीडिंग 1 डे। 1 डे से ज्यादा के लोन होने चाहिए और यूजुअली अप टू 14 डेज। 1 डे से ज्यादा होने चाहिए लेकिन यूजुअली अप टू 14 डेज। लेकिन ये जब रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है तो वेरिएबल रेपो रेट क्या नई चीज है? इसमें क्या होता है? जब आरबीआई को लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी होती है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी होती है, लेकिन बैंक्स जो है रिलेक्टेंट है रेपो रेट पे लेने के लिए, कि आरबीआई बोल रहा है बैंक को कि 5% पे आप हमसे पैसा ले लो, लेकिन बैंक बोल रहे हैं भाई हम तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर रेपो रेट तो वही रखेंगे, उसको इतना चेंज नहीं करेंगे, लेकिन एक वेरिएबल रेपो रेट लेके आएंगे कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, अभी हमको एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पे करनी है, पैसा मार्केट में देना है, तुम ऐसा करो 4.5 पे ले लो, ठीक है। लेकिन रिवर्स रेपो से कम नहीं होगा। समझ रहे हो ना क्यों नहीं होगा? अगर रिवर्स रेपो से ही कम में दे दिया तो आरबीआई से ही पैसे लेके वो रिवर्स रेपो पे आरबीआई को ही पैसा दे देंगे ऊंची रेट पे, ठीक है। इसलिए वेरिएबल रेपो रेट जो होगी रेपो रेट से थोड़ी सी कम होगी जनरली, लेकिन रिवर्स रेपो से कम नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है? इट इज ए टूल टू इंजेक्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, क्योंकि अप टू 14 डेज लिखा है। और फिर एक और होती है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इसमें क्या होगा? ये लिक्विडिटी को एक्सेस एब्जॉर्ब करनी होगी तो ये आ जाएगा, ठीक है, इजी है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो अभी कुछ रिसेंटली हुआ है कि आरबीआई ने कुछ रिवाइज करे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है। क्या किया है इन्होंने? क्या किया है कि ज्यादा वेट दे दिया है, 125% वेट। मतलब अगर आप लोन दोगे 4 लाख का, लेकिन उसको 5 लाख का गिना जाएगा। अगर आपने फ्रेश दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लोन, कहाँ पे? जहां पे लोन अवेलेबिलिटी लो है, मतलब 9,000 पर पर्सन से भी अगर कम है तो उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जहां पे लोन अवेलेबिलिटी ज्यादा है जिस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहां पे 42,000 पर पर्सन, 42,000 पर पर्सन से ज्यादा है, उसको वेट 90% कर देंगे। मतलब 10 लाख का लोन दोगे उसे 9 लाख का ही गिनेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, ठीक है। इतना डीप में जाना नहीं है, बस समझने के लिए करना है, ठीक है। और ऑल बैंक लोन्स तो एमएसएमई सब क्वालिफाई करेंगे पीएसएल के लिए, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्यों करते हैं? जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बना देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इससे क्या होगा? इससे ये होगा वहां पे अगर फाइनेंस पहुंच नहीं पा रहा है तो बैंक्स को फिर वहां जाके फाइनेंस पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अभी हम देखेंगे, अलग अलग बैंक्स के नॉर्म्स होते हैं कि 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में ही देना है, ठीक है। अब पीएसएल फॉर्मुलाइज कब हुआ था? 1972 में हुआ था, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए। कमेटी कौन सी थी? गडगिल कमेटी थी और घोष कमेटी थी 82। फिर पीएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है। मान लो अगर कोई बैंक है वो शॉर्टफॉल रह गया कि वो 38% ही कर पाया, लेकिन कोई बैंक से इसने 42% कर दिया, तो वो 2% सेल कर देगा 38% वाले को। तो वो किससे करते हैं? पीएसएल सर्टिफिकेट से, ठीक है। अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट बाय परचेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल, ठीक है, सिंपल है। फिर कैटेगरीज क्या क्या है इसमें? एग्रीकल्चर है, इसको बस देख लो ताकि एक दिमाग में रह जाए और हमें समझ आए कि इस टाइप की कैटेगरीज होती है। एक्सपोर्ट, क्योंकि प्रमोट करना है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग सब सोशल सेक्टर है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये चीज हमें प्रमोट करनी है, एंड अदर्स, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक बैंक्स हैं या फिर कोई फॉरेन बैंक है जिसकी 20 ब्रांचेस हैं, विद 20 ब्रांचेस एंड अबव, 20 ब्रांचेस से ज्यादा अगर है तो उस पर ये लगेगा, ठीक है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना लगेगा? 40%। एग्रीकल्चर में कितना होना चाहिए? 18%। माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5%। और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन में जो एडवांसेस होंगे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन जो है वो 12%, ठीक है। अब अगर फॉरेन बैंक है और 20% से ब्रांचेस कम है तो प्रायोरिटी सेक्टर तो 40% है, 40% है,
लेकिन उसमें से टूटा हुआ नहीं, क्योंकि यार अब तुम्हारे पास 20 से जो ब्रांचें हैं, तो तुम ऐसा करो अपनी मर्जी से दे दो जिसको देना है, कुछ एप्लीकेबल नहीं है। अब रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उसमें 75% जो है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है, क्योंकि नाम ही रीजनल रूरल बैंक्स है, तो वल्नरेबल सेक्शन के लिए ही है। ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके अंदर भी एसएफबी जो है वो भी 75% है। ठीक है, बाकी और हल्का सा यहाँ टूटा हुआ है कि एडवांसेस वीकर सेक्शन रूरल बैंक में यहाँ 15% है, बाकी सब सेम है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी लगती है। ठीक है, अब एक ये मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट माइबोर। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक ऐसी इंटरेस्ट रेट होती है, बेंचमार्क है, जिसके ऊपर बैंक्स बोरो करते हैं अनसिक्योर्ड फंड इंडियन इंटरबैंक मार्केट में। जब बैंक को एक दूसरे से लेना देना है, बोरो या लैंड करना है, तो वो माइबोर यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन कंप्यूट करता है, तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एफबीआईएल ऑन डेली बेसिस। ठीक है, और इसकी ट्रेडिंग कहाँ होती है, तो ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम और एनडीएस कॉल पे होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लाइबोर पे था पहले, हम जो बैंक्स करते थे लाइबोर पे करता था, लेकिन लाइबोर में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये एडवाइजरी इशू करी थी कि आप कंप्लीट ट्रांजिशन करो अवे फ्रॉम लाइबोर, लाइबोर से अलग हो जाओ पूरा। लाइबोर क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जहां पे ग्लोबल बैंक्स एक दूसरे को लैंड करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। ठीक है, और कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म नीड्स वाला। ठीक है, फिर आरबीआई ने क्या करा है, एक नया सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, जहां पे बैंक्स रेट चूज करते हैं फ्रॉम बास्केट ऑफ करेंसीज रादर देन ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल। तो ब्रिटिश पाउंड इंटरनेशनल जो कि लाइबोर है उसमें नहीं करेंगे, लेकिन बास्केट ऑफ करेंसी है उससे आप चूज कर सकते हो, तो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। तो ये इस कंटेक्स्ट में है, ये वर्ड हमें याद रखना है। अब इसके अलावा लाइबोर के अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्या है दुनिया में, तो ये यूएसए का एसओएफआर है, मुंबई का माइफोर है, फिर शंघाई का शीबोर है, और जापान का टाइबोर है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, बाकी ऐसे जितना काम का है नहीं है प्री के परस्पेक्टिव से। फिर फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड एफबीआईएल है, जो कि हमने देखा था कंप्यूट करती है, पब्लिश करती है माइबोर को। ये एक 2014 में बनी थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर है, जॉइंटली ओन किया है फिम्डा और फेडा और आईबीए। बस ये समझना है कि ये गवर्नमेंट ऐसा सीधा ओन नहीं कर रही है इसको, ये जो कंपनीज हैं इसकी फिम्डा हो गई, फेडा हो गई और आईबीए हो गई, ये बस इतना ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन उन्होंने या तो ये ऑप्शन दे देंगे या फिर चेंज करके वो गवर्नमेंट होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसको। और एफबीआई लेकिन रेगुलेट कौन करता है इसको, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे फिर आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर है। ठीक है, कि आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है उसको ट्रांसफर करना होता है, अभी रिसेंटली इतना ट्रांसफर किया था, तो ये ठीक है। अब आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है, एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है। आरबीआई की इनकम कहाँ से होगी, जहां भी उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, कि रुपी सिक्योरिटीज को होल्ड करने से इंटरेस्ट मिल रहा है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मिल रही है, वहां से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो एक्सटेंड हुए हैं वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर फॉरेन सोर्सेस जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये उसकी इनकम है। और एक्सपेंडिचर कहाँ से होगी, कि वो कंटिजेंसी उसने फंड मेंटेन किया है, ऐसे डेवलपमेंट फंड उसने मेंटेन किया है, तो उसमें जो खर्चा होगा, उसमें नोट प्रिंट करेगा उसमें खर्चा होगा, एजेंसी के चार्जेस, एम्प्लॉय का कॉस्ट, जहां जहां उसका खर्चा होगा ये उसका खर्चा है। इजी है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो इजीली समझ आ जाएगा कहां से उसे पैसा आ रहा है, कहां से उसे पैसा जा रहा है। ठीक है, फिर क्या प्रोविजन से आरबीआई ट्रांसफर करती है सरप्लस गवर्नमेंट को, तो आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 47 मैंडेट करता है आरबीआई को ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट टू द सेंटर। ठीक है, और इसमें मालेगाम कमेटी बनी थी 2013 में, जिसने बोला था कि सरप्लस को ट्रांसफर करो, उसके बाद से ट्रांसफर बढ़ गए 2013 से। फिर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो दो तरीके से आता है, दो तरीके से पैसा आता है, एक तो रियलाइज इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल सीजीआर है। तो रियलाइज इक्विटी का इतना उसे मेंटेन करना होता है, उसके अलावा जो है वो ट्रांसफर कर दे गवर्नमेंट को। सेम इकोनॉमिक कैपिटल इतना % उसे रखना होता है। ठीक है, बाकी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा बिमल जालान कमेटी ने बोला है। ठीक है, इतना काम का नहीं है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो बहुत है। एज सच इससे क्वेश्चन कभी आया नहीं। फिर वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम, ये क्या होती है, तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ने थोड़ी सी बढ़ा दी है, वो ठीक है। और होती क्या है, ये है कि एडवांसेस टू स्टेट्स यूटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू मीट टेम्पररी मिसमैच। आरबीआई प्रोवाइड करता है स्टेट को एडवांसेस कि अगर कोई टेम्पररी मिसमैच हो रहा है तो कैश फ्लोज के अंदर। ठीक है, एज ए वेज एंड मीन्स, ये फैसिलिटी यूनियन गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है। अब दो तरीके से होती है, नॉर्मल डब्ल्यूएमए होता है, स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है, जिसको स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी भी बोलते हैं।
सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है स्पेशल, ये याद रखना स्पेशल। हाँ, तो पहले स्पेशल मिलता है फिर बाद में नॉर्मल मिलता है, इसको ध्यान रखना। स्पेशल पहले मिल रहा है और फिर वो खत्म हो जाएगा तो नॉर्मल मिल रहा है, और स्पेशल पहले मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी लोअर इंटरेस्ट रेट होगी, क्या उससे भी काम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है पैसा हम और देंगे लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। ये याद रखना है, स्पेशल जो है वो पहले मिलता है, उसकी ऑब्वियसली ये तो फिर लॉजिकल है कि उसका इंटरेस्ट रेट भी लो रहेगी, लिंक होती है रेपो रेट से इंटरेस्ट रेट, वो ठीक है। उसके बाद आपके पास स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है, ठीक है। तो ये सब गवर्न होते हैं आरबीआई एक्ट 1934 से। हाँ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी क्या होती है, ये होती है कि स्टेट अपने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और गारंटी रिडम्पशन फंड और ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स, इन सबको कोलेट्रल रख के स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यूज कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। और सीएसएफ और जीआरएफ जो है रिजर्व फंड्स हैं, ये स्टेट अपने मेंटेन बाय सम स्टेट, कोई कुछ कुछ स्टेट मेंटेन करता है, कहाँ पे, आरबीआई के पास, साथ में आरबीआई के पास। फिर है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। अब ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि जब स्टेट ने अपना एसडीएफ और डब्ल्यूएमएल लिमिट भी एक्सीड कर दी है, तब वो 14 कंसेक्यूटिव डेज के लिए ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकता है, ठीक है। बस इनका हल्का फुल्का देख लेना, बाकी ठीक है, चलो। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, तो आरबीआई ने भी रेज करें कंसर्न जहां पे बैंक्स के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई होते जा रहे हैं और बोला है कि इनको थोड़ा कम करो। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, ये फाइनेंशियल मैट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ लोन्स अ बैंक हैज इशूड रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स, जितने उसके डिपॉजिट्स हैं उसके परसेंटेज में आपने कितने लोन इशू कर दिए। बाकी हमें समझ आ रहा है, ये अगर बढ़ता जाएगा इसका मतलब आपने डिपॉजिट तो आपके पास कम है और आपने लोन्स बहुत सारे दे दिए। अब लोन्स बहुत सारे दे दिए तो आपको ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि आपकी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। इससे इशू क्या होगा, इशू ये होगा कि लिक्विडिटी की रिस्क हो जाएगी, लोन नहीं आने की रिस्क हो जाएगी। तो ये सब लॉजिकल चल जाएगा, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सीडी रेशियो एक्चुअली है क्या, बाकी सब अपने आप लॉजिकली फ्लो करेगा, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है, ये आरबीआई ने बोला है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जो कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दे रहा है। तो 0 मतलब ये होता है कि कंप्लीटली एक्सक्लूजन है, 100 मतलब फुल इंक्लूजन, सिंपल सा है। इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर है, एक्सेस 35% है, यूसेज 45% है और क्वालिटी 25% है, इतना वेटेज दिया हुआ है। ये पब्लिश होती है एनुअली जुलाई में, ठीक है, इजी है। अब आरबीआई ने एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम निकाली थी 2021 के अंदर, ठीक है। अब किस में बना था, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, राबे एक्ट 1934, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इन सब के अंडर बना था। अब इसमें क्या था, कॉस्ट फ्री रिड्रेस देगा कस्टमर को कंप्लेंट्स का, ओम्बड्समैन का काम ही वही होता है। कवरेज क्या है, सारे कमर्शियल बैंक है, सारे एनबीएफसी है, सारे पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी हैं सारी, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन जो है, टेन्योर जो है नॉट एक्सीडिंग 3 years एट ए टाइम होगा, कुछ भी नहीं मतलब, ठीक है चले। फिर ये इसको भी छोड़ सकते हैं, इतना कुछ काम का नहीं है प्री के हिसाब से। फिर आरबीआई ने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनको ट्रांसलेट किया जा सकता है यूनिवर्सल बैंकिंग के अंदर, ऑन टैप लाइसेंसिंग के अंदर, ठीक है। ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या था, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले क्या होता था कि आरबीआई बोलता था कि हाँ अब आओ, तुम इनवाइट करता था, उसके बाद देगा। अभी क्या है, तुमको जब चाहिए तब तुम आ जाओ, उसके बाद आरबीआई देख लेगा कि हाँ तुमको देना है कि नहीं देना है, ठीक है। वो ऑन टैप हो गया, नाम से समझ रहा है, ऑन टैप। फिर एलिजिबिलिटी फॉर एसएफबी टू ट्रांजिशनिंग इनटू यूबीस, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यूनिवर्सल बैंक कब बन सकते हैं, उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ होना चाहिए, और उसका सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक होना चाहिए 5 साल का। फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसकी नेट प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। ग्रॉस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3% और 1% होने चाहिए लास्ट 2 फिस्कल ईयर में, और उसकी लिस्टेड होनी चाहिए रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, कोई नए प्रोमोटर्स ऐड नहीं होंगे, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को वो प्रेफर करेगा, ठीक है। इतना कुछ ठीक है, मतलब ज़्यादा हैवी लोड से नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का आइडिया ले लो, इजी है। फिर अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको देख लो, ये क्या है, 14-15 बजट में आया था और किस में रजिस्टर हुआ था, कंपनी एक्ट के अंदर। लाइसेंसिंग किस में मिलती है, रेगुलेशन एक्ट के अंदर, या रजिस्टर्ड होता है या लाइसेंसिंग मिलती है, इसका ध्यान रखना है। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, 200 करोड़ चाहिए, एक्सेप्ट कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के बाकी 200 करोड़ चाहिए। और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इतना 75% चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, हमने ऊपर भी देखा गया एसएफबी और आरआरबी के अंदर, ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
तो आरबीआई ने बोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कि आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को सेट करना बंद कीजिए। ठीक है, अब डीएफ क्या होता है, ये यूसीबी करते हैं कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू पे डिविडेंड्स इन फ्यूचर ईयर्स व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। ठीक है, कि फ्यूचर ईयर में जब आप प्रॉफिट अगर अच्छा नहीं होगा तो आप डिविडेंड अगर आपको देना पड़ेगा तो आप अभी उन प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कर लो। ठीक है, तो करंट रूल्स जो है वो प्रोहिबिट करते हैं मेकिंग सच पेमेंट्स फ्रॉम प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। पहले आपने अगर प्रॉफिट रखे हुए हैं उसको अब आप जब आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ तब आप डिविडेंड दे रहे हो, तो एक रूल साफ मना करता है। तो एज ए वन टाइम मेजर आरबीआई ने बोला है कि परमिट किया यूसीबी को अपना सारा पैसा जो भी तुम्हारे डीएफ में पड़ा है उसको तुम जनरल रिजर्व्स या फ्री रिजर्व्स में डाल दो। ठीक है, अब ये अभी न्यूज के हिसाब से फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है हमें बताना चाहिए। लीगल स्टेटस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, और स्टेट के, और या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में, डिपेंड करता है वो एक स्टेट में कि मल्टी स्टेट में। इसमें डुअल रेगुलेशन होता है, आरबीआई भी इसको रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, और स्टेट और सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसको सुपरवाइज करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग इसकी भी 75% है बाय मार्च 2026। और यूसीबी को 4 टायर में बांटा है। 4 टायर कैसे याद रखेंगे, 100 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक, 10,000 करोड़ तक और 10,000 करोड़ से ऊपर तक, इतना सा याद करना है बस। ठीक है, फिर इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन यूसीबी, अब क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट आया था 2020 में, उसमें क्या हुआ था कि आरबीआई थोड़ी सी पावर बढ़ा दी गई थी आरबीआई, क्योंकि बहुत करप्शन वगैरह हो रहे थे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो आरबीआई को पावर बढ़ा दी गई थी ताकि वो सुपरसीड कर सके बोर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को। ठीक है, फिर ईज ऑफ एक्सपांशन दे दिया कि कुछ यूसीबी को अलाउ किया, ये इतना काम का नहीं बट ठीक है, सब कुछ यूसीबी को अलाउ किया कि आप नई ब्रांचेस खोल सकते हैं अप टू 10% या फिर मैक्सिमम 5 ब्रांचेस ऑफ द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इतना काम का नहीं है बट ठीक है। फिर एक ये बॉडी है तो ये देख लो NUCFDC, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर यूसीबी के लिए, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, NUCFDC इतना दिमाग में रख लो, ये एक अम्ब्रेला, ऐसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है यूसीबी के लिए। ठीक है, अभी क्या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये टाइप 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC ND है। और मेजर फंक्शन क्या है इसका, क्या फंक्शन होगा, लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट देगा, पैसा देगा, कैपिटल रेज करवाएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस कराएगा कि यूसीबी को प्रिपेयर करेगा कि तुम ये कंप्लायंस करो, तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देगा ताकि यूसीबी अपनी सर्विसेज एक्सपांड कर सके लोअर कॉस्ट पे। बहुत लॉजिकल है, कुछ भी इतना काम का नहीं है, मतलब याद रखने का नहीं है। फिर आरबीआई ने क्या किया है, एक पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क दिया है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 से। ये रिप्लेस करेगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क SAF। ये था प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, पहले SAF था, SAF की जगह अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आ गया इनके लिए भी। ठीक है, ये किसके लिए लगेगा, टायर 2, टायर 3, टायर 4 वाली के लिए। ठीक है, अभी ऊपर अपन देखे थे यूसीबी टायर 2 मतलब 100 करोड़ से ऊपर वाले के लिए सब पे लगेगा। ठीक है, तो टायर 1 जो है वो 100 करोड़ से कम है। फिर एक एक्सेप्शन केवल ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस के अंदर जो आ रही है वो उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, अब 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हो गया है, तो अब माइक्रो फाइनेंस देख लेते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है, स्मॉल वैल्यू लोन्स होती है मार्जिनलाइज एंड पुअर इंडिविजुअल को। ठीक है, जिसको फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज मिल सकती है। इसमें क्या होता है, ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं जो कि लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक होती है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस लोन्स मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज होती है। ठीक है, यूजुअली किसने स्टार्ट किया था, किसने फाउंडेशन की थी, मोहम्मद यूनुस ने, ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश 1976। रेगुलेशन इन इंडिया क्या है, आरबीआई इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ MFI। तो आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है इसको, ये ध्यान रखना है। अब बहुत सारी योजनाएं क्या है, एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, हमने पढ़ी है कि यहाँ पे इसके अंदर 10 लाख तक लोन्स मिलते हैं, ये याद रखना है। नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये फार्मिंग के लिए नहीं है, नॉन फार्म है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। हमें लगेगा कि यार छोटे छोटे हैं तो फार्म को भी दे दो, लेकिन नॉन फार्म के लिए है, याद रखना है। कमर्शियल बैंक को NBFC के थ्रू 3 लोन्स होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। और 2024 की यूनियन बजट में क्या करा था, जो तरुण जो था उसकी लिमिट 10 लाख तक है, तो उसको तरुण प्लस करके 20 लाख तक कर दिया। और ये किसको मिलेगा, जिन्होंने तरुण की कैटेगरी का लोन पहले लिया था और सक्सेसफुली रीपे कर दिया। समझ आ गया। फिर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है 2014 में, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। ठीक है,
और साधन को एज SRO, ताकि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस पूरी माइक्रो फाइनेंस रिजीम की, ठीक है। फिर हार्मोनाइज रेगुलेशन 2022 में एक हार्मोनाइज रेगुलेशन लेके आए थे, ये भी इतना काम का नहीं। और एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है जो कि नाबार्ड ने इनिशिएट किया था 1992 में। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम ये हम पढ़ते हैं, ईजी है काफी, ठीक है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। अब एनबीएफसी क्या होते हैं? एनबीएफसी जो होते हैं ये कंपनी होती है, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ये 1956 जो अमेंडमेंट हुआ था तो 2013। इसका काम क्या होता है? लैंडिंग एक्टिविटीज, लेकिन लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रेडिंग गुड्स वगैरह में इसमें नहीं होती है। सिक्योरिटीज वगैरह में है, लेकिन ट्रेडिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में नहीं होती है। या फिर प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज या सेल, परचेज, कंजप्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। रेगुलेशन कैसे है? आप देखो अलग अलग में। नेशनल हाउसिंग बैंक ये रेगुलेट करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। सेबी रेगुलेट करता है जो भी स्टॉक एक्सचेंज वाला, मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड, कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर वगैरह। फिर आईआरडीआई तो ये किसको करेगा? इंश्योरेंस कंपनी को। स्टेट गवर्नमेंट किसको करेगी? चिट फंड्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसको करता है? निधि कंपनीज को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी टाइप के एनबीएफसी को कौन गवर्न करता है या कौन रेगुलेट करता है, ये पूछा जा सकता है। अब डिफरेंस क्या है बैंक्स और एनबीएफसी में? एनबीएफसी में जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट्स कि तुम गए कभी पैसा मांगा, दो उनको पैसा, वो नहीं होता है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स होता है कि 10 साल तक आप डिपॉजिट कराओ, 10 साल बाद निकला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बैंक में गए जब चाहिए पैसा तब नहीं, तो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 का है उसका भी पार्ट नहीं है, इसलिए वो चेक इश्यू नहीं कर सकता है खुद के ऊपर। और डीआईसीजीसी जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये भी अवेलेबल नहीं है डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी को। और ये क्या है? ये बनता है डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंदर। इसमें सारे कमर्शियल बैंक इंक्लूड होते हैं, कवर होते हैं, और सारे ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, या लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक। इसमें क्या होता है कि अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख तक का तो इंश्योर है कि 5 लाख तक का जो पैसा है वो तो आपको मिल जाएगा। तो 4 लाख अगर आपका जमा है और डिफॉल्ट कर गया तो 4 लाख मिल जाएगा। 6 लाख जमा है तो एटलीस्ट 5 लाख तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, SFBR है एनबीएफसी के लिए, अलग अलग स्केल के हिसाब से 4 लेयर है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, ठीक है। तो SBR फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी, तो इसमें क्या है कि इसका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, और इसका नॉन डिपॉजिट टेकिंग है जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है, और सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से। फिर ये सिग्निफिकेंट है और सिस्टमिक रिस्क है, ये एक्सट्रीम एंड सुपरवाइजरी रिस्क परसेप्शन है, तो 4 लेयर बना के तोड़ा हुआ है एनबीएफसी को, ठीक है। फिर एक एनबीएफसी P2P लेंडिंग रेगुलेशन, एक सर्कुलर निकाला आरबीआई ने। तो P2P लेंडिंग क्या होती है? P2P लेंडिंग होती है जब इंडिविजुअल लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी डायरेक्टली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप इंडिविजुअल लेंडिंग एंड बोरोइंग कर रहे हो, जहां पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीच में नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक बीच में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया है कि इन्होंने बोला है कि लिमिटिंग एक्सपोजर ऑफ ए लेंडर अक्रॉस ऑल P2P प्लेटफॉर्म टू 50 लाख, मतलब एक बंदा 50 लाख से ज्यादा लेंडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, सब प्लेटफॉर्म पे मिला के, ठीक है। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, ये देखते हैं। फिर व्हाट इज एनपीए? एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज लोन और एडवांस दैट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया है तो वो एनपीए हो जाएगा, ठीक है। फिर एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसा होता है कि सब स्टैंडर्ड एसेट्स, अगर लोन ओवरड्यू जो है अगर 12 महीने तक है, 90 डेज तक तो क्या होता है कि वो एनपीए नहीं होता है, 90 डेज के बाद वो एनपीए हो जाता है। अब उसके बाद 12 महीने तक अगर वो एनपीए रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट है। फिर 12 महीने से ज्यादा है वो डाउटफुल एसेट हो जाता है। तो यूजुअली 12 से 36 महीने मतलब 1 से 3 साल तक की बात करते हैं, या फिर ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन 3 साल बाद क्या होता है, उसे लॉस एसेट में डाल देते हैं कि डीम्ड अनरिकवरेबल बोल देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये 12 महीने, ये 12 से 36 महीने मोस्टली होता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये एपेक्स लेवल फोरम में 2010 में बना था। इसका काम ही है जो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना है और डेवलपमेंट करना है, नाम में लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका काम क्या है समझ आ जाएगा ये काम उसका है या नहीं। इसका चेयरमैन जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसमें होता है हेड्स ऑफ आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, मॉनेटरी, फिर स्टॉक मार्केट वाला वो वाला सारा सीन, फिर अपना ये पेंशन वाला, फिर इंश्योरेंस वाला। इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि समझ आ जाए चीजें। फिर फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस वाले सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सारे इसके मेंबर होते हैं। ठीक है। स्टेप सेकंड टू रिड्यूस एनपीए, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एनपीए रिड्यूस करने के लिए? सरफेसी एक्ट 2002 का, ये हमने पढ़ा है। फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है 2016 का। फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, ये 500 करोड़ से ऊपर का कोई स्ट्रेस एसेट है उसको रिजॉल्व करने के लिए NARCL। ठीक है। फिर प्रवाह पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन, ये भी ठीक है, पोर्टल है, ध्यान रखना है। फिर आरबीआई ने रिवाइज किया एनपीए प्रोविजन नॉर्म्स फॉर कोऑपरेटिव्स, ये भी ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है, प्री के हिसाब से काम का नहीं है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान हो कि ऐसी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है एनपीए से रिलेटेड, मोर देन इनफ है। ठीक है। फिर प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है कि बैंक प्रोविजनिंग मतलब क्या होता है कि बैंक सेट असाइड प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट फॉर प्रॉफिट टू कवर प्रोबेबल लॉसेस। जब भी प्रोबेबल लॉसेस जो हो सकते हैं उसके लिए अगर प्रिस्क्राइब अमाउंट अगर सेट असाइड कर देते हैं उसको प्रोविजनिंग बोलते हैं। ठीक है। को लेंडिंग क्या होता है? को लेंडिंग या को ओरिजिनेशन ये होता है कि एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे मल्टीपल लेंडर्स जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं बोरोवर्स को, सब मिलकर लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एज पर आरबीआई बैंक्स एंड एनबीएफसी को लेंड कर सकते हैं जहां पे मिनिमम 20% क्रेडिट रिस्क एनबीएफसी के पास होनी चाहिए, मिनिमम बोला है। ठीक है, मिनिमम 20% तो एनबीएफसी के पास होना ही चाहिए। बैंक्स जो है आर नॉट अलाउड टू एंटर को लेंडिंग अरेंजमेंट। अगर कोई एनबीएफसी प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करती है तो बैंक्स अलाउड नहीं है को लेंडिंग के लिए। बस को लेंडिंग का मतलब समझ आना चाहिए, बाकी सब चिल है। तो मिनिमम 20% वाली चीज ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, को लेंडिंग का मतलब 20%। अब विलफुल डिफॉल्टर है, अब ये विलफुल डिफॉल्टर जो है ये 25 लाख उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर लार्ज डिफॉल्टर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें देख लीजिए, लेकिन वो समझ आ जाएगा, इतना कुछ खास नहीं है। डिफॉल्ट विलफुल डिफॉल्ट मतलब क्या होगा कि वो विलफुली कर रहा है, ऐसा नहीं है उसका पैसा नहीं, वो विलफुली कर रहा है कि कैपेसिटी टू पे है, या वो डाइवर्जन कर दिया उसने फंड को, या इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह में कुछ डिस्पोजल कर दिया उसने, इस तरीके से। क्योंकि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पैसा है फिर भी नहीं दे रहा है तो फिर वो विलफुल डिफॉल्ट है। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। फिर है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ठीक है, एक एग्रीमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि इट डिस्क्राइब द टर्म्स एंड एलोकेशन ऑफ कोलेटरल बिटवीन कॉमन लेंडर। अब कॉमन लेंडर को लेंडिंग कर दी, लेकिन अब मान लो अगर लोन नहीं आया वापस, तो वापस जो कोलेटरल पड़ा है उसको तोड़ना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आईसीए में होता है। रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्शन दिया था कि जब भी 75% बाय वैल्यू ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी या फिर 60% ऑफ लेंडर बाय नंबर, अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो बाइंडिंग होगा ऑन लेंडर्स पे। 75% बाय वैल्यू, ठीक है, एंड 60% लेंडर्स बाय नंबर। ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये 2016 में आया था। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेट जहां पे वो अनेबल है टू पे इट्स डेट। ठीक है, और बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी होता है कि उसके बाद जो लीगल प्रोसेस फॉलो होता है उसको बोलते हैं बैंक्रप्सी। ठीक है, जहां पे कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिक्लेयर करता है कि वो अनेबल टू पे ऑफ डेट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम बाउंड रेजोल्यूशन का। ठीक है, पिलर्स ऑफ आईबीसी। फिर इसमें क्या है? पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है कि ये कंडक्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सन, सबके लिए इंसॉल्वेंसी कंडक्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये कॉर्पोरेट के लिए है। ठीक है, लार्ज ये भी आईपीसी करते हैं मोस्टली। फिर आईपीसी रेगुलेट होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के थ्रू। फिर वो एक होती है इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज। इसमें क्या होता है? ये सब अब इन्फॉर्मेशन है, यूटिलिटीज ऐसे समझ आ रहा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते होंगे, ऑथेंटिकेट वगैरह सब करते होंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, आएगा तो कर लेंगे। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होगी इनकी? एक है एनसीएलटी, एक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी जो होती है वो या तो सीआईआरपी जो कॉर्पोरेट वाला है, कॉर्पोरेट पर्सन, इन सब को लिक्विडेट करने में काम आता है। और ये जो होता है ये 180 दिन में हो जाना चाहिए, या फिर 330 दिन तक जा सकता है एक्सटेंडेबल। और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए, पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी के लिए। इसका टाइम है 180 दिन। ठीक है, तो डीआरटी हो गया, और कंपनी का कंपनी आ गया, नाम में कंपनी। अब एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या क्या होगी? तो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलएटी। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपनी। एनसीएलटी की एनसीएलएटी, उसके ऊपर कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर डीआरटी की डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर फर्दर अपील का होगा एससी में वापस, लेकिन विद इन 45 डेज होगा। ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसकी मिनिस्ट्री है।
गवर्निंग बोर्ड में इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है एक बार देख लो, बाकी कोई नहीं पूछेगा कि एक चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होने चाहिए, 1 मेंबर आरबीआई देगा, 5 अदर मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। ठीक है यार, इतना लोड नहीं है। फिर एक प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये आईबीसी में 2016 में इंट्रोड्यूस किया था और 2021 के अमेंडमेंट के थ्रू इसमें क्या हुआ था कि एक डेटर जो है वॉलंटरी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है, और डिफॉल्ट एटलीस्ट 10 साल का होना चाहिए। तो एक हाइब्रिड प्रोसेस है, ठीक है, इसमें पीरियड कंप्लीट हो जाना चाहिए 120 दिन का। तो खुद से अगर कर रहा है तो प्री पैकेज है, मतलब खुद से कर रहा है, डेटर खुद से कर रहा है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी काफी न्यूज में थी, ठीक है, तो ये एआरसीज क्या होती है मैं बताना चाहिए। ये बाय करती है एनपीए बाय करती है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्यों बाय करती है? क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैलेंस शीट क्लीन अप हो जाए। जैसे जैसे कौन सी एआरसी? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये एक टाइप की एआरसी है। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उनके बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी तो वो फिर से लोन वगैरह दे पाएंगे, नहीं तो अगर बैलेंस शीट खराब होगी तो वो लोन से दे पाएंगे, और लोन से दे पाएंगे तो उनका सारा बिजनेस रुक जाएगा, ठीक है। और इसको एआरसी को रिजोल्व करना है एसेट को मैक्सिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्विजिशन, जब भी एक्वायर किया उससे 8 साल के अंदर अंदर इसको उसको एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। फिर फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी, ये भी ठीक है, इतना कुछ काम करनी है। फिर जेनेसिस है सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर एनएफसीआर द एआरसी शुड बी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है, ठीक है चले। फिर एक नेट ऑन फंड है, तो कॉमन बिजनेस एआरसी के पास 300 करोड़ का होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए आरबीआई से। लीडरशिप पोजीशन में एज लिमिट 70 है, एमडीसीओ की मैक्सिमम टेन्योर 15 साल का है। एआरसी आईबीआई को जो है रिपोर्ट करेगा, इतना कुछ काम का नहीं है बट ठीक है। मैंडेटेड टू मेंटेन कैपिटल एडुकेसी रेशियो ऑफ मिनिमम 15%, ठीक है। फिर अदर रिसेंट चेंजेस बाय आरबीआई, strengthen corporate governance of ARC. RBI mandated that chair of the board and at least half the directors in the board meeting must be independent directors, ठीक है, कि चेयर जो है और आधे जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। सीआईसी जो है लाइसेंस बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय सीआईसी रेगुलेशन 2005, ठीक है। इतना कुछ मतलब नहीं है काम का, स्किप कर सकते हैं। अब हाउस होल्ड सेविंग्स रेट हो गई, ये भी प्री के हिसाब से ऐसा कुछ काम का है नहीं, ठीक है। फिर फाइनेंस एंड टैक्सेशन पे आ जाते हैं, जीएसटी पे आ जाते हैं। तो एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है 2017 का, ये इनेक्ट किया गया था कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा था बहुत सारे स्टेट को, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो लूज कर रही थी अपना रेवेन्यू, तो उनके लिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट लेके आए थे उनको कंपनसेशन देने के लिए। इसमें क्या हो रहा था? कंपनसेशन सेस लग रहा था लग्जरी सिन एंड डीमेरिट गुड पे ओवर एंड अबाउट 28% टैक्स, 28% टैक्स के ऊपर लग रहा था। अब लग्जरी गुड्स क्या होते हैं? ये नॉन एसेंशियल होते हैं लेकिन हाईली डिजायरेबल होते हैं, ठीक है। सिन गुड्स क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं, अनडिजायरेबल सोसाइटी, तो ठीक है, लेकिन एथिकली क्वेश्चनेबल भी होते हैं। तो एथिकली जो क्वेश्चनेबल होते हैं जैसे गैम्बलिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सिन गुड्स है। लेकिन डीमेरिट गुड्स जो होते हैं ना, ये वाइडर कवर करता है। सिन गुड्स इसी का पार्ट होता है, ये हार्मफुल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एथिकली गलत हो, जैसे टॉबैको हो गया, सिगरेट हो गया, लेकिन गैम्बलिंग ये एथिकली गलत है। तो सिन गुड्स एक छोटा पार्ट हो गया, डीमेरिट जो गुड हो गया ये बड़ा पार्ट हो गया। तो ये डीमेरिट गुड हो गया, फिर इसमें ऐसे ये सिन गुड हो गया, ठीक है। जो एथिकली गलत है वो सिन गुड, ठीक है, एथिकली। अब जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, जो कि 2017 में आया था, ठीक है। उसमें टैक्स स्लैब्स 5 है, इनको सब पता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी काउंसिल है की डिसीजन मेकिंग, 3 तरह के टैक्स होते हैं। फिर एक नेटवर्क होता है जीएसटी नेटवर्क, जो एक पोर्टल है। जीएसटी काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A में आती है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से आई है। फिर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स का चेयरपर्सन होता है, बाकी सारी वो डिसीजन वगैरह मेकिंग करता है। इसमें 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन होता है, लेकिन स्टेट के पास 2/3 से होता है कलेक्टिवली वोटिंग, और सेंटर के पास 1/3 होता है। तो सेंटर के पास एज सच वेटो हो गया, सेंटर के बिना डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता जीएसटी काउंसिल में। अब जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? ये सेकंड एपीलेट अथॉरिटी है, जो कि सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 में के अंडर बनी हुई है। हियरिंग अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स पास बाय एपीलेट अथॉरिटी। जो सीजीएसटी एक्ट में एपीलेट अथॉरिटी है, उसके ऊपर एक सेकंड एपीलेट अथॉरिटी है, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट एपीलेट, ये सेकंड एपीलेट, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है।
बेंच न्यू दिल्ली में सब चले। फिर प्रिंसिपल बेंच शेल बी प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 2 टेक्निकल मेंबर्स हैं, जो कि एक सेंटर से आएगा, एक स्टेट से आएगा, ठीक है। फिर GSTAT प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 साल का टेन्योर है, 70 ईयर्स उसका टेन्योर है। तो ये क्या है, GST एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया पे लगता है, अपोज टू कस्टम ड्यूटी जो कि गुड्स फ्रॉम आउटसाइड जो आता है उस पर। कस्टम ड्यूटी बाहर से जो चीज आती है, कस्टम सुनते हैं ना, कस्टम पोर्ट से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बाहर से कुछ चीज आ रही है उस पर कस्टम लगेगा, लेकिन इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर हो रही है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है ऑलमोस्ट सारी जो है वो GST में सब्स्यूम हो गई है, लेकिन केवल पेट्रोलियम और लिकर की एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगती है। और एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल, अल्कोहलिक प्रिपरेशन, नार्कोटिक सब्सटेंसेस पे क्या लगती है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनपुट गुड्स पे तो आपने लगा दिए ज्यादा टैक्स, और हाई एन आर हायर देन फिनिश गुड, और फिनिश गुड्स पे आपने टैक्स कम लगा दिया, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG इंडेक्सेशन बेनिफिट, ठीक है। फिर लोकसभा ने क्लियर किया फाइनेंस बिल 2024 वाला, तो उसमें क्या है, कैपिटल गेन टैक्स से टाइप्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं पूछता है कोई भी कि 24 महीने से रियल एस्टेट में 24 महीने से कम होना चाहिए, बाकी अदरवाइज 12 महीने से कम होना चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म है, बट नहीं पूछता है क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज है इसमें। फिर इंडेक्सेशन क्या होता है? तो इंडेक्सेशन होता है कि एडजस्टिंग द परचेस प्राइस ऑफ एसेट फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन, ठीक है। मान लो आपका 10 लाख का था, अब वो 20 लाख का हो गया, तो आप 10 लाख पे टैक्स लगा दिया, लेकिन 2% तो इन्फ्लेशन ही हो गया, तो 10 लाख से 12 लाख तो वैसे ही इन्फ्लेशन से हो गया, तो फिर टैक्स जो लगेगा वो 8 लाख पे ही लगेगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन, ठीक है। एक कंसेप्ट है, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बेनिफिट्स के इंडेक्सेशन का, न्यूट्रलाइज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन व्हाइल लोअरिंग द टैक्स लायबिलिटी। आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गया ना, पहले 10 लाख पे टैक्स लग रहा था ऊपर के एग्जाम्पल में, अब 8 लाख पे लगेगा। सही भी बात है क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो हो गया ना, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस टैक्स है। अब इनहेरिटेंस टैक्स क्या है? अभी वेल्थ टैक्स की काफी बात चल रही है, तो इसलिए वो न्यूज में आया हुआ है कि इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, इज लिवाइड ऑन प्रॉपर्टी एसेट इनहेरिटेड अपॉन इंडिविजुअल डेथ। जब इंडिविजुअल डेथ होती है उसके बाद जो कोई भी इनहेरिट अगर हो रही है तो इनहेरिटेंस टैक्स है। ये डिफरेंट है एस्टेट टैक्स से, जो कि एस्टेट टैक्स लगता है टोटल वैल्यू ऑफ डिसीज पर्सन एस्टेट, टोटल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। और ये जितनी इनहेरिट की है उस पर लगता है, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस टैक्स की हिस्ट्री क्या है? अभी तो इंडिया में कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। एस्टेट ड्यूटी पहले थी 1953 में, फिर अबोलिश कर दी गई थी 1985 में, ठीक है। फिर एस्टेट ड्यूटी की तरह हमारे पास गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स इम्पोज हुए थे, जो कि अबोलिश हो गए थे 1998 में और 2015 में। ये 1998 में अबोलिश हो गए थे, 2015 में हो गया था, लेकिन गिफ्ट टैक्स को रीइंट्रोड्यूस कर दिया था 2004 में, ठीक है। फिर गिफ्ट टैक्स में क्या है, कोई भी गिफ्ट अगर 50,000 से ऊपर अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको ऐड कर दिया जाता है पर्सन की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम ITR वगैरह भरते हैं ना, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर एक सेक्शन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अंदर इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRA इंडेक्स की, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRA इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 127 आउट ऑफ 164। किसने निकाला है? ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल ने, ठीक है। इसमें 127 रैंक आई है हमारी, कि हमारी कितनी कमिटमेंट है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, ठीक है। फिर एक एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कि एक टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, कि भाई पहले ही बता दो कि ये इतनी चीज है और इस पे इतना टैक्स लगेगा, तो बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे इस वजह से, ठीक है। APAs आर एग्रीमेंट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी, सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर्स इन डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाय स्पेसिफाइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। कि इस तरीके से आपने पहले बताया कि इस तरह से प्राइसिंग पहले होगी, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग देखें क्या होती है, ताकि एक सर्टेनिटी रहे कि बाद में ऐसा ना हो कि अभी तो कुछ क्लियरिटी नहीं दी है, फिर बाद में सडनली बोल दो यार इस चीज पे तो 10% टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, तो पहले से ही डिसाइड कर लो। तो एडवांस प्राइसिंग, नाम में क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज दैट आर अंडर कॉमन ओनरशिप कंट्रोल। जब दो कंपनीज जो है, हो सकता है कि एक इंडिया में हो एक बाहर हो, तो इनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सरसाइज हो रही है और दोनों की कॉमन ओनरशिप हो, तो वो किस रेट पे हो रही है, क्या हो रही है, उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ना पहले ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कर देंगे ये इससे इतने रुपए में लेगा, बाद में ऐसा ना हो कि लड़े झगड़े होते रहे, ठीक है। अब इसमें चलता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल, आर्म लेंथ प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि
प्राइस एग्रीड इन ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी सेम एज प्राइस एग्रीड इन कंपेरेबल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज। कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है कि सबको आर्म लेंथ पे रखना है। मतलब जो ट्रांजेक्शन अगर दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रहा है, जैसे मतलब एक ही कॉमन ओनरशिप की दो कंपनीज है, उनके बीच में जिस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा है वही ट्रांजेक्शन दो अनरिलेटेड कंपनीज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये ए है ये बी है, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये रिलेटेड कंपनी है, सी की कंपनी है, अब ये कंपनी डी है, तो बी जैसे ए के साथ रिलेशन रख रहा है जितने पैसे इधर से कर रहा है, तो ये भी सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो कि बी इसको तो 2 रुपए में दे रहा है और वो चीज इसको 10 रुपए में दे रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो और टैक्स पेयर के बाद एक ऑप्शन है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को 4 प्रीसीडिंग ईयर्स तक रोल बैक करना। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये एपीए जो है 5 फ्यूचर ईयर्स के लिए और ये रोल बैक 4 प्रीसीडिंग ईयर्स के लिए हो सकता है, टोटल 9 ईयर के लिए लग सकती है, ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास। ठीक है। अब क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का रिजीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया था एपीए स्कीम 2012 में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये सेक्शन डाल के। और ये किसके बीच में साइन होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और एनी पर्सन के बीच में। ठीक है। फिर नेचर ऑफ स्कीम क्या है, इट इज वॉलंटरी है और सप्लीमेंट करता है अपील को और डीटीए मैकेनिज्म को। ठीक है। और 5 साल है, रोल बैक प्रोविजन 4 साल का है, 9 साल हमने देख लिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ये एक स्टेचुटरी बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर 1963 और वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है।